नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में पिछली क्लास में हम क्या पढ़ाया गया था आपको। पिछली क्लासों में देखिए 5 चैप्टर तक पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है आपका। एक एक थ्योरी एक एक डेरिवेशन क्लियर हुआ है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो छूटा हुआ है, समझ रहे हैं, जो सिलेबस में चीजें रखी हुई है। देखिए जो अब जो है पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने 6वां अध्याय शुरू कर दिया था, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ में। इसमें सेल की परिभाषा बताए थे और वैद्युत वाहक बल की परिभाषा बताए थे। सेल का वैद्युत वाहक बल और सेल के बारे में परिभाषा बताए थे। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध का जो प्रतिरोध की परिभाषा एक्चुअली में होती है, थ्योरेटिकल परिभाषा पिछले वीडियो में आप देख लेंगे। पिछले चैप्टर में प्रतिरोध की परिभाषा उसी से रिलेटेड ये वाली है। तो प्रतिरोध को कैसे व्यक्त किए थे, कैसे परिभाषित किए थे। किसी चालक तार में, ध्यान से सुनिएगा भाई, किसी चालक तार में वैद्युत धारा के मार्ग में, जैसे ये तार है हमारे पास, ये तार रखी हुई है, ये चालक तार है, इसके मार्ग में यदि वैद्युत धारा के मार्ग में, इसमें यदि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस धारा के मार्ग में यदि रुकावट आ रही है, बाधा हो रही है, तो उसमें क्या है, वही रुकावट अथवा बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। तो ध्यान से सुनेंगे भाई, किसी चालक तार में वैद्युत धारा के मार्ग में, किसी चालक तार के वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं, हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो है चालक तार का प्रतिरोध नहीं निकालना है, किसी तार का प्रतिरोध नहीं है, ये क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब रुकावट या बाधा डालना, तो होगा वही, परिभाषा उसी प्रकार होगी, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा अंतर है। चलिए इसकी परिभाषा को नोट कर लेते हैं, फिर समझते हैं। किसी सेल की प्लेटों के बीच, किसी सेल की प्लेटों के बीच, किसी सेल की प्लेटों के बीच, सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में, वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। इसे स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा भाई, तो बड़े आराम से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, सही ढंग से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए यहां से, जैसे कोई सेल है, कोई बैटरी है, तो उसकी प्लेटों के बीच घोल भरा रहता है, या तो अब तेजाब भरा रहेगा या तो पानी भरा रहेगा, लिक्विड कुछ ना कुछ घोल क्या है, कुछ ना कुछ केमिकल घोल क्या है, भरा रहता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई आप जो है सेल ले या बैटरी ले, समझ रहे हैं, प्राथमिक या द्वितीयक सेल ले, तो उसके प्लेटों के बीच क्या है, कुछ ना कुछ घोल रखा रहता है। वही घोल क्या है, वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। वो जो घोल है, सेल की प्लेटों के बीच जो घोल है, वो वैद्युत धारा के मार्ग में क्या डालता है, रुकावट डालता है, बाधा डालता है। तो वही जो है रुकावट क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। कहने का मतलब सेल से वैद्युत धारा निकलती पूरी है, लेकिन क्या है, कुछ प्रतिरोध के कारण खर्च हो जाती है। तो जितनी निकलेगी, जितना सेल वैद्युत धारा देगा, पूरी की पूरी वायर में, पूरी की पूरी तार में उतनी नहीं प्रवाहित होगी, कुछ ना कुछ क्या है, उसके आंतरिक प्रतिरोध के रूप में खर्च हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहां से इसकी परिभाषा क्या बनेगी। किसी सेल की प्लेटों के बीच
ध्यान दीजिए भाई, सेल की प्लेटों के बीच, सेल के भीतर सेल के प्लेट होते हैं। जो हमारे पास कोई सेल रखा है, मान लीजिए इसकी प्लेट रखी हुई है, सेल की प्लेटों के बीच, बिल्कुल आप इमेजिन करिए थोड़ा सा, कोई सेल रखा है उसकी प्लेटों के बीच, तो किसी सेल की प्लेटों के बीच सेल के भीतर धारा के प्रवाह में, सेल के भीतर क्या है भाई, धारा का प्रवाह होता है, तभी तो हम परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहां से किसी सेल की प्लेटों के बीच, सेल के भीतर धारा के प्रवाह में घोल द्वारा आने वाली रुकावट को या आने वाली बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा बहुत आसान है, यदि आप एक बार दो बार इसको जो है, चूंकि परिभाषा आती है सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिखने के लिए आता है कभी कभार, तो बिल्कुल आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। देखिए परिभाषा क्या है, बिल्कुल परिभाषा जो है भाई समझ के रखेंगे। क्या है परिभाषा, किसी सेल की प्लेटों के बीच, यहीं से शुरुआत होती है, किसी सेल की प्लेटों के बीच सेल के भीतर धारा के मार्ग में, धारा के प्रवाह में घोल द्वारा आने वाली रुकावट, घोल द्वारा रुकावट आ रही है। तो एक बार क्रम से देखेंगे भाई, किसी सेल की प्लेटों के बीच, सेल के भीतर, किसी सेल की प्लेटों के बीच, सेल के भीतर, ध्यान से समझिए, सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में, किसी सेल की प्लेटों के बीच, सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा आने वाली रुकावट को, जो घोल द्वारा भाई आने वाली रुकावट है, रुकावट को कहते क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो है, इसका मात्रक भी वही होता है और आपका प्रतिरोध है, तो यहां से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। चलिए अब एक डेरिवेशन आता है भाई, एक डेरिवेशन है, आपको इसको हटा दिया जाए। डेरिवेशन परीक्षा में तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन उससे संबंधित सवाल जरूर आते हैं, इसलिए सवालों की दृष्टि से वो डेरिवेशन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सुन लीजिएगा भाई एक बार, वो डेरिवेशन आपकी परीक्षा में ज्यादा तो नहीं आता है, लेकिन सवालों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध कामा टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर कामा वैद्युत वाहक बल में, वैद्युत वाहक बल में संबंध, वैद्युत वाहक बल में संबंध। ये डेरिवेशन आपका न्यूमेरिकल की दृष्टि से, सवालों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए इसका भाई चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाएंगे तो बड़े आराम से आपको डेरिवेशन बन जाएगा, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। सबसे पहले यहां से सेल की बात हो रही तो सेल बनाएंगे। सेल में क्या होता है, एक जो है, एक आपका ऋण टर्मिनल हो गया, एक धन टर्मिनल हो गया, और इसके बाद जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। और इसके बाद जो है, ध्यान से देखिएगा भाई, ये सेल में जो है आपका एक कुंजी यहां पर लगी हुई है, और ये सेल में ये जो है प्रतिरोध हो गया, बाह्य प्रतिरोध हो गया, और यहां पर एक अमीटर लगा है जिसकी सहायता से धारा मापी जा सकती है। सेल में कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है ये मापी जा सकती है। और इसके बाद यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा है जिसकी सहायता से जो है इस सिरे का विभव नाप सकते हैं। मान लीजिए इस सिरे का विभव कितना है, V है, और इसके बाद यहां से इसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध R है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से हमारे पास ये सेल हो गया। सेल को सदैव जब भी डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन में होता है, सेल का डिनोटेशन क्या है, डॉटेड लाइन में एक में धन प्लेट होगी, एक में ऋण प्लेट होगी, और साथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। जब भी सेल बना होगा तो उसमें एक धन प्लेट होगी, एक ऋण प्लेट होगी। ये धन प्लेट हो गई सेल की, धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, और साथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया। तो ये सेल की कंडीशन, ये एक सेल बन रहा है, ये सेल है, और सेल से धारा कितनी बह रही है, सेल से धारा मान लीजिए I बह रही है। और इसके बाद जो है यहां से सेल का ये बाह्य प्रतिरोध हो गया, बाह्य तार हो गई,
तार इधर जा रही है, सेल में इधर क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल का बाह्य प्रतिरोध, ये बाह्य तार है और यहां से एक कुंजी लगी है, एक कुंजी के लगी है और अमीटर क्या है, ए है। और इस वोल्ट मीटर की सहायता से क्या नापते हैं, इस दोनों बिंदुओं के बीच क्या नापते हैं, हम विभव नापते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच क्या नापते हैं, विभव नापते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां से हमारे पास कंडीशन बनेगी क्या। इसमें जो थोड़ा सा थ्योरी लिखना है आप इसी चित्र के माध्यम से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि एक सेल है, माना कि एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R, जिसका आंतरिक प्रतिरोध जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r व वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल व वैद्युत वाहक बल E है। ध्यान से देखिएगा, माना कि एक सेल है, ये एक सेल दिख रहा है आपको, माना कि एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R व वैद्युत वाहक बल E है, तथा सेल के परिपथ में, तथा सेल के परिपथ में बाह्य प्रतिरोध, सेल के परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, सेल के परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ध्यान से देखिएगा भाई, सेल का ये परिपथ हो गया, परिपथ, यहां परिपथ में बाह्य प्रतिरोध क्या लगा है, कैपिटल R लगा है, कैपिटल R है। इसके बाद मानेंगे यहां से तथा यदि सेल द्वारा t समय में, सेल द्वारा t समय में, स्मॉल t समय में, सेल द्वारा t समय में I धारा प्रवाहित हो, I धारा प्रवाहित हो, तब t समय में प्रवाहित आवेश Q होगा, t समय में प्रवाहित आवेश Q होगा, Q होगा। तब Q आवेश प्रवाहित करने में, Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, करने में सेल द्वारा किया गया कार्य। इतनी थ्योरी जो हम लिखे हैं भाई, ये महत्वपूर्ण थ्योरी है, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, आपकी 2 लाइन ज्यादा यदि कॉपी में लिखेंगे तो 2 लाइन 3 लाइन की थ्योरी है। ध्यान दीजिएगा, इस चित्र के माध्यम से हम थ्योरी बड़े आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, यदि आपको चित्र बनाना पड़े, इसका चित्र बनाना पड़े तो एक ऋण टर्मिनल बनाएंगे, एक धर्म टर्मिनल बनाएंगे, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध बनाएंगे, फिर सेल का परिपथ बना देंगे, परिपथ में क्या है, परिपथ में कुंजी लगाएंगे और एक परिपथ का बाह्य प्रतिरोध लगा देंगे, R लगा देंगे, और सेल जो है एक अमीटर लगा देंगे। ये देखिए अमीटर लगा है, अमीटर लगा देंगे तो इसकी सहायता से क्या नाप सकते हैं, वैद्युत धारा माप सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा भाई, इसमें लिखेंगे क्या, इसी चित्र के माध्यम से लिखेंगे। माना कि एक विद्युत सेल है, माना कि एक क्या है, विद्युत सेल है, माना कि एक विद्युत सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r व वैद्युत वाहक बल क्या है, E है। ध्यान से देखिएगा, माना कि एक विद्युत सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R व वैद्युत वाहक बल E है। ये ध्यान रहेगा ना, इस चित्र के माध्यम से आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। कैसे लिखेंगे, माना कि एक विद्युत सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r व वैद्युत वाहक बल E है, तथा सेल के परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R है। सेल के परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कितना लगा है, R लगा है। तो शुरुआत से एक बार चलेंगे, माना कि एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R व वैद्युत वाहक बल क्या है, E है, तथा सेल के परिपथ में बाह्य प्रतिरोध क्या लगा है, R लगा है, बाह्य प्रतिरोध R है। तथा यदि सेल द्वारा t समय में I धारा प्रवाहित किया जाता है तो I का फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो यदि t समय में Q धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो t समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा, Q आवेश होगा। तो माना यदि सेल द्वारा t समय में I धारा प्रवाहित हो रही है, तब
क्यू आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो है टी समय में प्रवाहित जो आवेश होगा वो कितना होगा, क्यू होगा। यदि टी समय में आई धारा प्रवाहित होती है तब टी समय में ध्यान से देखिएगा, तब टी समय में प्रवाहित आवेश टी समय में प्रवाहित आवेश क्यू होगा। तब क्यू आवेश प्रवाहित करने में जो है किया गया कार्य, चूंकि यहां से हम जब क्यू आवेश, मान लीजिए ये सेल है, सेल से जब आवेश निकलेगा इधर की तरफ, क्या है भाई, आवेश निकल रहा है। कौन सा आवेश निकल रहा है, क्यू आवेश निकल रहा है। तो सेल से यदि आवेश निकलेगा तो कुछ ना कुछ सेल कार्य करेगा। अगर सेल के पास एनर्जी नहीं होगी, कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, तो आवेश बाहर की ओर प्रवाहित नहीं कर पाएगा। तो यदि सेल जो है क्यू आवेश प्रवाहित कर रहा है, यदि सेल क्यू आवेश प्रवाहित कर रहा है तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये कार्य कैसे निकलेगा, एक फार्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर W/Q0 होता है। E बराबर क्या हो जाता है भाई, W/Q0। तो यहां से W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W बराबर E इंटू, और यहां से Q0 के स्थान पर कितना आवेश प्रवाहित कर रहा है, Q आवेश प्रवाहित कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहां से ध्यान से सुनेंगे भाई। ये जो है आपका सेल द्वारा किया गया कार्य, हमने एक टॉपिक बताया कि यदि जो है सेल क्यू आवेश प्रवाहित कर रहा है, सेल के पास एनर्जी नहीं होगी, सेल के पास कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, तो क्यू आवेश प्रवाहित नहीं कर सकता है। तो यदि क्यू आवेश प्रवाहित करेगा तो सेल द्वारा कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा, एक पिछले वीडियो में हमने विद्युत वाहक बल जिसे E से व्यक्त किया जाता है, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू कितना होता है, W/Q0 होता है, W/Q होता है, सॉरी, विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा से E इंटू Q हो जाएगा। चूंकि जानते क्या है, चूंकि होता है I बराबर क्या होता है भाई, I बराबर Q/T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, तो तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। अब यहां से Q की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो W बराबर E और Q के स्थान पर क्या हो गया, IT हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ध्यान से देखिएगा। अब यदि ऊपर की थ्योरी यहां से हटा दिया जाए, चूंकि जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास बनेगा डेरिवेशन। ध्यान से देखेंगे भाई, ये जो है डेरिवेशन आपका W बराबर EIT, फर्स्ट इक्वेशन, इसको ध्यान रखिएगा, W बराबर EIT, ये सेल द्वारा किया गया कुल कार्य है, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य। अब देखिए, सेल द्वारा किया गया दो प्रकार के कार्य होंगे। सेल द्वारा एक आंतरिक कार्य करेगा और सेल एक बाह्य कार्य करेगा। जैसे क्या है, सेल जो है क्यू आवेश निकाल रहा है, जब सेल क्यू आवेश यहां पर निकाल रहा है, सपोज दैट यहां पर निकाला क्यू आवेश, ध्यान से देखेंगे भाई, तो सेल अपने अंदर से कितना आवेश निकाला, क्यू आवेश निकाल दिया। तो ये आंतरिक कार्य कर रहा है, आंतरिक कार्य करके इसने क्यू आवेश तो निकाल दिया। अब यदि ये फिर से कार्य नहीं करेगा, फिर से यदि कार्य नहीं करेगा, तो ये क्यू आवेश बाहर परिपथ में प्रवाहित नहीं कर पाएगा। यदि ये कार्य नहीं कर रहा है तो आवेश यहीं के नहीं रखा रह जाएगा, फिर आगे प्रवाहित नहीं होगा आपका। तो सेल क्या है, एक आंतरिक कार्य कर रहा है, जिससे आवेश को बाहर निकाल रहा है। आंतरिक कार्य करके सेल जो है आंतरिक कार्य करके अंदर अपना जो है प्लेटों के बीच कार्य कर रहा है, प्लेटों के बीच घोल में जो है जो एनर्जी है उसके माध्यम से कार्य कर रहा है। आंतरिक कार्य करके क्यू आवेश बाहर निकाल देता है, फिर परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल को बाह्य कार्य करना पड़ता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, सेल के द्वारा किया गया, यदि यहां से जो है यदि सेल के परिपथ के बीच सेल की परिपथ के बीच टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर कह सकते हैं, विभवांतर V हो, तब सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य, सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य
तो ध्यान से देखिएगा भाई, हमने बताया था जो वैद्युत वाहक बल है ये जो है ये सेल के लिए लागू होता है। जब सेल की बात करेंगे तो विभव वैद्युत वाहक बल में बदल जाता है। जब किसी तार की बात करेंगे तो जो विभव है वो जो है आपका जो वैद्युत वाहक बल है वो विभव का काम करेगा। तो देखिए फार्मूला क्या है, W बाय है, W बाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाय बराबर E के स्थान पर ये विभव ही होता है एक प्रकार का वैद्युत वाहक बल। जब ये तार के बीच का हमने बताया था Q आवेश यहां से जो है सेल दो प्रकार से काम करेगा। एक आंतरिक कार्य होगा, आंतरिक कार्य में करेगा क्या, वो आंतरिक कार्य करके आवेश को बाहर निकाल दिया, फिर बाह्य कार्य करेगा सेल को प्रवाहित करने के लिए, सेल को ये पूरे तार में प्रवाहित करने के लिए बाह्य कार्य करेगा। तो तार का वैद्युत वाहक बल नहीं होता, तार में वैद्युत वाहक बल के स्थान पर यहां पर क्या हो जाएगा, जब W बाह्य देखेंगे ये Q आवेश पूरे परिपथ में प्रवाहित करेंगे तो W बाह्य कार्य जो है सेल बाह्य कार्य कर रहा है, उस समय इस तार का वैद्युत वाहक बल क्या होगा, इस तार का वैद्युत वाहक बल के स्थान पर विभव हो जाएगा। वह तार का वैद्युत वाहक बल नहीं लेते, तार के वैद्युत वाहक बल के स्थान पर विभव, ये E और V दोनों एक ही होते, बात समझ लीजिए। ये सेल की बात करते हैं जब E आता है, जब तार की बात करते हैं तो V आता है। तार की बात करेंगे तो यहां से V हो गया और IT हो गया। ध्यान से देखिएगा ये आपका W बाह्य हो गया। इसी प्रकार नीचे से लिखेंगे यदि ये फर्स्ट इक्वेशन आपका मान के चले थे, ये सब फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखिएगा भाई, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तब सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य, सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य, तो अब W आंतरिक बराबर हो जाएगा आंतरिक कार्य, अंदर का कार्य। तो यहां से जो है V के स्थान पर मान लीजिए सेल के अंदर का विभव या वैद्युत वाहक बल कुछ अलग हो गया तो V के स्थान पर क्या मान लेंगे, V डैश और IT हो गया। ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से W बाह्य के लिए ले रहे थे तो W बाह्य ये Q जब पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रहा था उस समय जो किया गया कार्य था सेल द्वारा बाह्य कार्य किया जा रहा था, तो उस समय E के स्थान पर वैद्युत वाहक बल के स्थान पर इस तार का विभव V हो गया था। अब यहां से यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो तो सेल द्वारा आंतरिक कार्य कितना होगा, W आंतरिक बराबर V के स्थान पर V डैश IT हो गया। अब यहां से अतः सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, अतः सेल द्वारा, यहां से एक लाइन थोड़ा सा और लिखेंगे, चूंकि हमारे पास होता क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, चूंकि V बराबर आई आर ओम के नियम से जानते हैं, V बराबर आई आर ओम के नियम से जानते हैं। अब V के स्थान पर यदि V डैश बराबर I, उसी प्रकार R के स्थान पर ये जो है R के स्थान पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, तो यहां से V डैश के स्थान पर रख दीजिए तो W आंतरिक बराबर हो जाएगा W आंतरिक बराबर V डैश के स्थान पर I इंटू R और इंटू में IT है, तो यहां से I कितना हो जाएगा, I गुणे I स्क्वायर RT हो गया। तो W आंतरिक कितना हो गया। अब नीचे से यहां से हमारे पास होगा भाई कितना, अतः सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, अतः सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, तो सेल भाई कुल कितना कर रहा है, W बराबर कुल कार्य बराबर W बाह्य प्लस W आंतरिक। ध्यान से देखिएगा भाई, ये Q आवेश निकालने में सेल को दो प्रकार से काम करना पड़ रहा है। Q आवेश निकालने में सेल को कुल कितना कार्य करना पड़ रहा है, W ये जो है Q आवेश क्या कर रहा है, पहले सेल अंदर काम करके, अंदर कार्य करके Q आवेश निकाल दे रहा है, फिर जो है इस Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए बाह्य कार्य करना पड़ रहा है। तो सेल कितने कार्य कर रहा है, सेल आंतरिक कार्य भी कर रहा है और सेल क्या है, बाह्य कार्य भी कर रहा है। तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, सेल आंतरिक कार्य आंतरिक प्लस में क्या हो जाएगा, कार्य बाह्य हो जाएगा, तो W आंतरिक प्लस में क्या हो जाएगा, W बाह्य हो जाएगा। अब यहां से W बाह्य कितना निकला था भाई, VIT निकला था,
और प्लस W आंतरिक कितना निकला था, आई स्क्वायर RT निकला था, आई स्क्वायर RT, और कुल W कितना आया था, EIT, तो W आया था आपका EIT आया था। अब यहां से आगे देखेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या डेरिवेशन, ध्यान से समझ लीजिए कि इससे न्यूमेरिकल आते हैं भाई, न्यूमेरिकल इससे एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर रखा रहता है परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में आपका एक ना एक न्यूमेरिकल रखा रहता है। तो EIT इज इक्वल टू आपका बनेगा कितना, यहां से IT कॉमन ले लीजिए, यहां से I और T कॉमन, तो जब IT कॉमन तो इधर B बचा, यहां से I कॉमन हो गया और T बचा, कॉमन हो गया, तो जब I कॉमन हो गया तो एक I बच गया, और इसके बाद T कॉमन हो गया, जब I और T कॉमन तो I बच गया और क्या बच गया, R बच गया, IT से IT कैंसिल, तो E इज इक्वल टू V प्लस IR। यही क्या है हमारे पास, यही क्या है भाई, वह यहां से जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध R और इसके बाद टर्मिनल विभवांतर V और वैद्युत वाहक बल E में संबंध है। ये क्या है आपका आंतरिक प्रतिरोध R, टर्मिनल विभवांतर V और सेल के जो है वैद्युत वाहक बल E में क्या है, संबंध है। तो इसमें से संबंधित आपका क्या आता है भाई, न्यूमेरिकल आता है। बिल्कुल समझ लीजिए कि इस फार्मूले से संबंधित अभी हम कराएंगे जब न्यूमेरिकल की बात आएगी, तो इस फार्मूले से संबंधित आपका क्या आता है, सवाल आता है, 100% आता है, हर साल आता है। तो इसमें से संबंधित आपका एक सवाल रखा रहता है। डेरिवेशन बहुत कम महत्वपूर्ण है, ये जल्दी आता नहीं है, वैसे इसको आप रिवीजन कर लेंगे, हो सकता है आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। कल अगली क्लास में भाई किरचॉफ का नियम शुरू करेंगे, अगली क्लास में किरचॉफ का नियम, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। किरचॉफ के नियम से या तो नियम लिखने के लिए आता है या तो उस किरचॉफ के नियम के सवाल आते हैं। बिल्कुल आप समझ लीजिए, यदि आपका किरचॉफ का नियम बढ़िया कंप्लीट हो गया तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उससे संबंधित सवाल बहुत आसान होते हैं यदि आप समझ पाए तो।